हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आधारित हैं दोस्तों अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवक्ता स्क्रीनिंग में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यह टॉपिक है, तो इस टॉपिक से भी 2 या 3 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है, ठीक है ना। इसकी स्थापना दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत में की गई है, ठीक है ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह आयोग दोस्तों देश में जितने भी मानवाधिकार है उनका प्रहरी है, ठीक है ना। लेकिन यह दंड नहीं देता, सिर्फ ये क्या देता है दोस्तों, परामर्श देता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो हैं दोस्तों HL दत्तू, जो कि 2018 से इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब आगे के क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, NHRC का गठन किस अधिनियम के तहत में हुआ है। अभी मैंने आपको बताया इसका दोस्तों गठन NHRC का गठन दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत में हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी है। ओके, इसके बाद NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा जी, ठीक है ना। HL दत्तू इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कि 2018 से अभी तक बने हुए हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन वही है दोस्तों, NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, HL दत्तू, ठीक है ना। दोस्तों, ये जो रिटायर्ड जस्टिस हैं वही इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। जनरली होता यही है कि जो या तो CJI या तो मुख्य आपके स्थायी हम कह सकते हैं जो हमारे जो न्याय जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उसके मुख्य या तो आपके CJI, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो वो बनते हैं, या फिर जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जनरली वही NHRC के अध्यक्ष बनते हैं। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो अभी HL जो दत्तू हैं वो भी आपके एक तरीके से आप पूर्व न्यायमूर्ति हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देख लीजिए कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी हैं डिस्कस करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शरद अरविंद बोबड़े हैं वो अभी इस समय पर क्या है, वर्तमान में CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश। और HJ कौनिया यानी कि हीरालाल J कौनिया, ये आपके कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके अलावा NHRC के महासचिव कौन है। NHRC के दोस्तों महासचिव हैं इस समय पे जयदीप गोविंद। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इस समय पर दोस्तों जयदीप गोविंद इस समय इसके महासचिव हैं। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NHRC का गठन किन सिद्धांतों के अनुरूप है। देखिए दोस्तों, पेरिस में 1991 में UN की बैठक हुई थी, यानी संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई थी। तो उस समय पे कुछ सिद्धांतों के समूह बनाए गए थे जिनको कि पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। आगे चल के जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है, इनकी स्थापना और संचालन की ये नींव साबित हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि इनको बेस मान के राष्ट्रीय यानी NHRC का हम कह सकते हैं गठन किया गया है। तो दोस्तों, ये जो आपके गठन है वो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हैं। 1991 में आपकी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई थी, ठीक है ना। तो उसका एक समूह है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन सिद्धांतों का जो समूह है उसको क्या बोला जाता है, पेरिस सिद्धांत। तो ये उस पर बेस्ड है, ठीक। इसके अलावा NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष है और उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है ना। या तो 5 साल का होगा या 70 साल की आयु, कोई भी जो पहले पूरी हो जाए वो इनके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा, तो इस तरह से बी मान लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं। तो 5 साल या 70 साल, ठीक है ना। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद NHRC का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित है, ठीक है ना। दिल्ली में इसका जो मुख्यालय है वो स्थापित है, ठीक। इसके अलावा NHRC के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। NHRC के दोस्तों सदस्यों की
की संख्या होती है 7, ठीक है ना, अध्यक्ष सहित। एक इसमें अध्यक्ष होता है, बाकी के 6 इसमें सदस्य होते हैं, तो टोटल इसके सदस्यों की संख्या आपकी कितनी होती है, 7 होती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसमें ध्यान रहे कि जो 3 कम से कम जो 3 जो सदस्य होते हैं वो एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं। एक्स ऑफिशियो सदस्य का मतलब होता है कि जो अपने पद के कारण, यानी कि पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है ना। 3 पदेन सदस्य होते हैं और बाकी के जो 4 सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखना कि जो पदेन सदस्य का मतलब है जो अपने पद के कारण वहां उसके ऑटोमेटिकली सदस्य बन जाते हैं, यानी एनएचआरसी के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने एनएचआरसी के बारे में पूरा चीजें डिस्कस कर लिए दोस्तों। मानवाधिकार से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उसमें सरकार को क्या देता है, सलाह देता है। ये सिर्फ परामर्श देता है, दंड देने का इसको अधिकार नहीं है, ओके। और इसके अलावा इसको दीवानी न्यायालय की भी शक्तियां दोस्तों प्राप्त है। यह अपनी जो रिपोर्ट है दोस्तों किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से जब एचएल दत्तू है, इन्होंने इसको दंत विहीन बाघ भी कहा है, मतलब एक बाघ है जिसके पास कोई दांत नहीं है, ठीक। तो ये थे दोस्तों एनएचआरसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा यानी कि यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ऐतिहासिक दस्तावेज को यूएन सभा द्वारा कब अपनाया गया। देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था, ठीक है ना। तो इसमें पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी क्रम में 10 दिसंबर को यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में दोस्तों क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। आपको पता होगा मानवाधिकार दिवस, ये भी क्वेश्चन आता है काफी। तो मानवाधिकार दिवस हर साल दोस्तों कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। तो उस दिन होती क्या है, यूडीएचआर की सालगिरह होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन वही है दोस्तों कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों यूडीएचआर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन आंसर है दोस्तों 19 फरवरी 2004, ठीक है ना दोस्तों। जो एनसीएससी है यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में एससी यानी कि अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है, ठीक है ना दोस्तों। ये एक संवैधानिक निकाय इसलिए भी है क्योंकि आर्टिकल 338 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी हमने पहले अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है। तो संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत में जितने भी आपके एससी एसटी हैं एससी जो हैं शेड्यूल कास्ट हैं उनको अपने लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है ना। तो इससे पहले तक होता क्या था कि दोस्तों कि जो एससी और एसटी दोनों के दोनों का जो आयोग था वो सेम था। तो पहले जो आयोग का नाम था वो क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद 89वां जो संविधान संशोधन है, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 2003 में बना और उसके बाद 2004 में लागू हुआ। तो इसके तहत पे क्या हुआ कि इसके तहत पे जो दोनों आयोग हैं इनको अलग कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों के दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो एक तरीके से कि 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों का गठन हुआ। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इस समय पे जो इसके चेयरमैन है वो है विजय सांपला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि एनसीएससी के चेयरमैन कौन है। तो एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन है वो है दोस्तों विजय सांपला, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ। जब अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो गठन है दोस्तों वो हुआ 19 फरवरी 2004 को। 89वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम है 2003। 2004 में इन दोनों को अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया, ठीक है ना। तो अब इसका जो नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका नाम इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसका भी जो गठन है वो कितना आएगा दोस्तों, 19 फरवरी 2004 को, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएसटी के चेयरमैन कौन है। देखिए दोस्तों, एनसीएसटी के जो चेयरमैन है वो हैं इस समय पे हर्ष चौहान, जबकि एनसीएसी के चेयरमैन कौन थे, विजय सांपला। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी इसके जो चेयरमैन है वो हैं हर्ष चौहान, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अर्जुन जो मुंडा है वो इस समय पर जो आपके जो शेड्यूल ट्राइब है इनके मिनिस्ट्री में के अंतर्गत ये अभी आता है, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका भी दोस्तों मेन उद्देश्य क्या है कि भाई प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट किसका, शेड्यूल ट्राइब का, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों एनसीएसटी का गठन किस अधिनियम के तहत पे हुआ है। अभी हमने दोस्तों इसका डिस्कस किया था कि इसका गठन दोस्तों किस अधिनियम के तहत पे हुआ है, 89वां संशोधन 2003, ठीक है ना। तो जब दोस्तों 89वां संशोधन 2003 है तो उसमें 338 में 338 ए ऐड किया गया, ठीक है ना। तो 338 ए किससे संबंधित होगा दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब के लिए आयोग गठन करने से संबंधित, जबकि एससी के लिए तो पहले से ही संविधान में 338वां आर्टिकल था, तो वहां पर एससी के लिए पहले से ही आयोग के गठन करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है ना। लेकिन जब 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में तो उसमें 338 ए जोड़ा गया किसके लिए, एसटी के लिए पृथक से एक आपका आयोग गठन करने के लिए, ठीक है ना। तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एनसीएम, ठीक है ना दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1992 में की गई, ठीक है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम एक एनसीएम अधिनियम कह सकते हैं उसको, उसके तहत पे दोस्तों इसकी स्थापना 1992 में की गई है। दोस्तों एक सांविधिक निकाय है, ठीक, इसको आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। यह निकाय ऑफकोर्स अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के हेतु अपील के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें कुल 7 सदस्य रहते हैं, ठीक है ना। एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, और इसमें क्या होंगे, बाकी जो इसके माइनॉरिटीज, यानी कि जो इसमें 6 माइनॉरिटीज हैं, ठीक है ना। पहले स्टार्टिंग में दोस्तों इसमें 5 माइनॉरिटीज हुआ करती थी, ठीक है ना। कौन कौन थे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, ठीक है ना। बाद में 2014 में जैन को भी माइनॉरिटीज में शामिल कर दिया गया। तो इस समय पे टोटल 6 लोग हैं, ठीक। तो उनसे भी क्या होंगे, एक एक वहां से सदस्य लेना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो उनसे भी एक सदस्य होने चाहिए। तो कहने का मतलब है टोटल 7 सदस्य हैं, 6 तो इनमें से एक एक सदस्य होना जरूरी है। किस किस में से, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय से सदस्य शामिल होना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई एनसीएम में कुल कितने सदस्य हैं, टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 7 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 में, ठीक है ना। इसमें भारतीय संसद में 1990 में एक अधिनियम पारित हुआ था, ठीक। उसके तहत पे दोस्तों 31 जनवरी 1992 में इसका गठन एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था, ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड होगा, देखिए दोस्तों, महिलाओं के अधिकारों से, यानी महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों से ये रिलेटेड है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है रेखा शर्मा। तो एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। जो पहली अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक, ठीक। इसके बाद अभी इससे जस्ट पहले थी ललिता कुमार मंगलम। ललिता कुमार मंगलम ने अभी अपना पद जो छोड़ दिया, तो उसके बाद जो रेखा शर्मा है इनको अभी अपना इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। तो जयंती पटनायक पहली थी और रेखा शर्मा अभी वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों इसका गठन 14 अगस्त 1993 को हुआ है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जो एनसीबीसी है यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका जो गठन है दोस्तों 14 अगस्त 1993 को दिया गया, लेकिन इसको जो संवैधानिक दर्जा है दोस्तों वो मिला अगस्त 2018 में, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। संविधान में जो आपका 102वां संशोधन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 102वां जो संशोधन है उस पे जो कि हुआ था दोस्तों 2017 में, ठीक है ना।
तो जो दोस्तों 102वां संशोधन है जो कि 2018 में, सॉरी 2017 में नहीं 2018 में हुआ, उसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जो 1993 का जो एक इसका जो एक्ट था अब उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रहेगा कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो गठन है वो हुआ तो 14 अगस्त 1993 को था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दोस्तों अगस्त 2018 में मिला है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो इसके अध्यक्ष हैं वो इस समय पे भगवान लाल साहनी हैं, बाकी जो ये लोग हैं ये इसके एक तरीके से मेंबर हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, भगवान लाल साहनी है, इसको आपने ध्यान में रखा है, ठीक है ना। तो इसका भी वही उद्देश्य है कि भाई जो आपके जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके अधिकारों से संबंधित ये एक आपका आयोग है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई। देखिए दोस्तों, इस आयोग की दोस्तों स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत में की गई है। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी मार्च 2007, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे, NCPCR, इसका नाम है NCPCR, ठीक है ना, यानी नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो नेशनल कमीशन या हम कह सकते हैं नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है ना, इसको भी आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो इसकी जो दोस्तों स्थापना की गई थी वो की गई थी मार्च 2007, ठीक है ना। और जो इसका अधिनियम है वो दोस्तों कब का है, 2005 का, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 0 से लेके 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके अधिकारों से रिलेटेड ये आपका आयोग है, उनके अधिकार से संरक्षण से संबंधित ये दोस्तों आयोग है, ठीक है ना। अब अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इस समय प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। तो NCPCR के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन है, प्रियांक कानूनगो, ठीक है ना। वैसे कैननगो गलत वो लिख दिया, इसको होगा कानूनगो, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रियांक कानूनगो इसके अभी अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त कार्यालय किस अधिनियम के तहत गठित है। दोस्तों आयुक्त कार्यालय विकलांग व्यक्तियों के लिए 1995 अधिनियम के तहत गठित है। दोस्तों ये एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। यह एक तरीके का दोस्तों एक न्यायिक अधिकार है जो अपने अधिकारों के उल्लंघन के बारे में विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों को दर्ज करता है या उसको दिखाता है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो अभी एक स्वतंत्र आयुक्त कार्यालय विकलांग व्यक्तियों के लिए दिल्ली में अगस्त 2009 में शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो आयुक्त कार्यालय है वो अधिनियम 1995 के तहत पे गठित किया गया है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो आयुक्त कार्यालय होता है, जितने भी विकलांग व्यक्ति होते हैं उनकी शिकायतों को दर्ज करता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, CCPD के वर्तमान चीफ कमिश्नर कौन है। वही जिसकी अभी हमने बात करी, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। तो चीफ कमिश्नर यानी हम इसको क्या बोलेंगे, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के वर्तमान चीफ कमिश्नर कौन है। तो इस समय पर दोस्तों वो हैं कमलेश कुमार पांडे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो आप इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि दोस्तों जो आपके जितने भी दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो उनके लिए आपका एक आयुक्त कार्यालय किस अधिनियम के तहत है, वो दोस्तों 1995 के तहत है। और जो इस समय पे CCPD के वर्तमान चीफ कमिश्नर है वो कौन है दोस्तों, कमलेश कुमार पांडे। इसके बाद देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको, की स्थापना दोस्तों कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 18 अक्टूबर 2010। देखिए 2010 का आपका अधिनियम है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, उसके तहत पे दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है जहां पर NGT यानी कि पर्यावरण मामलों की सुनवाई से संबंधित विशेष अदालतें चलाई जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा भारत कौन सा देश है दोस्तों, तीसरे नंबर का देश है जो कि इस तरह की न्यायालय चलाता है। तो इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वो दो ऐसे देश थे जहां पर पर्यावरण संबंधी मामलों में न्यायालय या उनका निपटारा किया जाता है, ठीक है ना। यानी इस ऐसे जितने भी मामले हैं उनके निपटारे के लिए विशेष अदालतें रखी गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है इसको 18 अक्टूबर 2010 से शुरू किया गया और भारत
इसको स्टार्ट करने वाला तीसरा देश है। एनजीटी के जो दोस्तों इस समय आप अध्यक्ष की बात करें तो वो है आदर्श कुमार गोयल। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आदर्श कुमार गोयल। लोकेश्वर सिंह पांता इसके पहले अध्यक्ष थे और इस समय पे है दोस्तों आदर्श कुमार गोयल, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय पुनर्वास परिषद मतलब दोस्तों आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया था दोस्तों। ये 1986 में दोस्तों एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी और उसके बाद सितंबर 1992 में एक अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। उसके बाद 1993 में 22 जून 1993 में यह सांविधिक निकाय के रूप में आ गया था। ठीक है ना, तो आपने इतने सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में आपकी एक सोसाइटी के रूप में हुई थी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद एक सांविधिक निकाय के रूप में दोस्तों 22 जून 1993 को अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है 22 जून 1993 और जो इसका अधिनियम है वो है दोस्तों 1992 वाला। ठीक है ना, सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है ना, तो दोस्तों अभी अगर हम इसके बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं सेवानिवृत्त रिटायर्ड मेजर जनरल इयान कार्डोज। ठीक है ना, तो इयान कार्डोज जो मेजर जनरल थे रिटायर्ड, वो इसके इस समय पे दोस्तों अध्यक्ष हैं। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली है। ठीक है ना, तो एक्चुअली ये आपका क्या है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत में होता है क्या है कि जो अयोग्य व्यक्ति द्वारा जो विकलांगता वाले व्यक्तियों से सेवा देने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है, उनको दंड दिया जाता है, तो वो वाली कार्रवाई इसमें की जाती है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं NALSA, नालसा। ठीक है ना, तो जो नालसा है इसका गठन कब किया गया दोस्तों? इसका जो गठन है दोस्तों विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत पे किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका जो काम है वो क्या है, कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन और निगरानी करना इसका काम है। ठीक है ना, तो इसके अधिनियम के अंतर्गत देखिए दोस्तों कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी आता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कि लोक अदालतें, तो ये लोक अदालतें भी चलाते हैं जिसमें लोगों को निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान की जाती है। इसको आपने ध्यान में रखना है, नालसा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, नालसा का गठन अधिनियम 1987 के तहत पे कब किया गया था? दोस्तों इसका गठन 9 नवंबर 1995 को किया गया था। जो आपका जो इसका गठन है वो तो अधिनियम आपका 1987 है, लेकिन जो इसका गठन है दोस्तों वो 9 नवंबर 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है ना, तो नालसा का मतलब क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद देखिए दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन कब किया गया, यानी जिसको हम बोलते हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो देखिए ये भी एक आपका क्या है, एक अधिकारों से संबंधित संगठन है जिसमें आपका क्या है, बौद्धिक संपदा का अधिकार, अब किसी मानव को अपनी बौद्धिक संपदा का अधिकार है। ठीक है ना, तो ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। तो इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1967 को। ठीक है ना, तो जितनी भी आपकी रचनात्मक गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित करने से और विश्व में जितने भी बौद्धिक संपदा संरक्षण है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और विश्व में बौद्धिक संपदा दिवस हमेशा कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका जो विश्व में हमेशा जो बौद्धिक संपदा दिवस है दोस्तों 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना, 193 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य कब बना था दोस्तों? 1975 में। ठीक है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कितना होगा? 1975 इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, तो WIPO का जो सदस्य भारत कब बना था? 1975 में। आप इसको मेरी पुरानी वीडियो है जो बौद्धिक संपदा वाली, वहां पर भी देख सकते हैं। तो वहां पर भी मैंने इनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई है दोस्तों? देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पहले हुआ करता था मानवाधिकार आयोग। देखिए दोस्तों मानवाधिकार आयोग की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946-1947 में की थी। ठीक है ना, तो इसका मुख्य कार्य दोस्तों क्या था? प्रतिवेदन तैयार करना, जितने भी अधिकार हैं
उनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बिल को तैयार करना, और जैसे नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा, इन पर अपनी जितनी भी रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करना था, ठीक है ना। तो बाद में क्या किया गया कि जो मानवाधिकार है इसको, आपका जो आयोग है इसको ख़त्म करके मानवाधिकार परिषद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो कब किया गया इसको? 2006 में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि अब मानवाधिकार, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है वो मानवाधिकार आयोग के बदले में कार्य करता है। तो 2006 में इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें अभी आपके कितने हैं? 47 सदस्य हैं, ठीक। पहले 53 थे, अब इसमें 47 सदस्य हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जून 2006 में इन्होंने अपनी पहली बैठक कह सकते हैं कि मतलब पहली बैठक इन्होंने ली थी, ठीक है। तो पहली बैठक इसकी आयोजित की गई थी जून 2006 में, तो उसी से इसकी स्थापना मानी जा सकती है, ठीक। और इसके बाद UNHRC का जो मुख्यालय है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो मुख्यालय है उसको बताना आपने कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय वो फिर से कहाँ पर आएगा बताओ? जेनेवा में ही आएगा, ठीक है ना। तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। जेनेवा कहाँ पर आता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक। इसके अलावा UNHRC के जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए दोस्तों, जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं नाजत समीम खान, ठीक है ना। ये लेटेस्ट हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाजत समीम खान इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। पहले इसके आक्विन अलेक्जेंडर थे, अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नाजत समीम खान। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी AI। इसकी स्थापना कब की गई? देखिए दोस्तों, वैसे जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये एक स्वयंसेवी संस्थान है, यानी NGO है ये। और जो इसका उद्देश्य वो भी यही है कि भाई जो मानवीय मूल्य है या मानवीय स्वतंत्रता है उसको बचाना है, और जितने भी आपके भेदभाव हैं उनको मिटाना है, और जो मानवाधिकार है उसके लिए यह लड़ती है एक तरीके से। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना है दोस्तों वो ब्रिटेन में आपकी 1961 में की गई थी, लंदन में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, 1961 में इसकी स्थापना की गई। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में ही है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स कि इसको 1977 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो इसको मिला था 1977 में। और इसके अलावा 1978 में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार पुरस्कार से भी नवाजा था, ठीक है ना। तो ये दो फैक्ट इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है 1977 का जो विश्व शांति नोबेल पुरस्कार, और इसके अलावा जो 1978 में जो इसको मिला मानवाधिकार पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये एमनेस्टी इंटरनेशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ये आपका कैसा संस्थान है? एक NGO है, स्वयंसेवी संस्थान है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है PETA पशुओं के संग नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, जो PETA यानी पैटा, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये आपकी एक अमेरिकन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो जानवरों के अधिकारों से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसका जो स्थापना है वो 22 मार्च 1980 को नॉरफॉल्क वर्जीनिया, जो कि US में स्थित है, वहां पर की गई, ठीक है ना। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो जो PETA है वो आपका उसका गठन है दोस्तों 22 मार्च 1980 को, और इसका जो मुख्यालय नॉरफॉल्क वर्जीनिया यानी कि US में इसका गठन किया गया है, ठीक है ना। दोस्तों जो PETA है वो किससे संबंधित है दोस्तों? जो आपके पशु हैं यानी एनिमल राइट्स है उससे संबंधित एक संस्था है, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना कब की गई? ठीक है ना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो इसके पहले में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है यह जो मजदूर हैं या श्रमिक हैं उनके हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर नियम बनाता है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं भाई जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी एक विशिष्ट संस्था है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि भाई ये मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जहां तक हम दोस्तों इसके गठन की हम बात करें तो दोस्तों 1919 में 11 अप्रैल को इसका
गठन हुआ था। तो 11 अप्रैल 1919 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों वो है जेनेवा में। तो आईएलओ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? जेनेवा में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आईएलओ से रिलेटेड है दोस्तों, इसको भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। यानी कि इसको जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो कब मिला है दोस्तों? वो मिला था 1969 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, जो भी आपके मजदूर हैं उनके हितों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये नियम बनाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी 1969 को मिला है। तो दोस्तों ये थे 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आधारित थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें मैंने पूरी कोशिश की है कि इस बार कोई गलती ना हो, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।